हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। और इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? लाइपोलिसिस। ठीक है। मैं आगे चल के इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो इसका ओवरऑल नाम होता है वो होता है मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स। ठीक है। अच्छा, तो लिपोलिसिस क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आपका एडिपोसाइट्स है, एडिपोसाइट है ये आपका। और ये यहाँ पे मैंने कुछ बना दिया है। तो ये आपकी फैट बर्निंग है। देखो, जो मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राइसैलिग्लिसराइड है, आप इसको फैट बर्निंग मत समझना। फैट बर्निंग आगे आता है बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह में। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ने के लिए ये टॉपिक नेसेसरी है। ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूजर नेम है क्रीनो.एक्सप्लेन। यहाँ पर भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोबिलाइजेशन ऑफ टीएजीज, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। और लाइपोलाइसिस। ठीक है। तो आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब करते हैं स्टार्टिंग। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ टीएजीज। ठीक है। तो सबसे पहले ये तो देख लें कि टीएजीज होते क्या हैं। सबसे पहले जिसका हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं वो होता क्या है, पहले उसका तो पता होना चाहिए हमें। पहले ये तो पता हो कि ये क्या होते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले देखो, जो ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राई यहाँ पे लिख रहा है देखो, जो टीएजी को बोलते हैं हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। ठीक है। अब देखो, जो टी है ये आता है इस वाले टी से, जो ए है ये आता है इस वाले ए से, असाइल के ए से, और जो ये जी है ये आता है आपके ग्लिसरॉल वाले जी से। ठीक है। और ये एस यहाँ पे आ गई, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और इसी को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। जो आप ब्लड रिपोर्ट्स में देखते हो ना ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल में, तो वो यही होता है टीएजी। ठीक है। अच्छा, तो टीएजी होते क्या है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो होते क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो आपके स्टोरेज फॉर्म होती है फैट की। देखो, जब आप बहुत सारा खाना खाते हो, ठीक है, आपने खाना खाया, ठीक है, अब जो बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, आपकी बॉडी को जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, ये आपने खाना खाया, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट के लिए आपके खाने में कैलोरीज थी, एनर्जी थी। तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी फंक्शनिंग करने के लिए, उसने उस फूड से, उस एनर्जी से अपनी वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब मान लो आपने खाना कुछ ज़्यादा खाया है, तो इसका मतलब कैलोरीज ज़्यादा है। तो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि जो आपकी बॉडी की डिमांड थी, वो क्या थी? कम थी। लेकिन जो आपने एनर्जी इनटेक की है, आपने खाना खाया है, वो ज़्यादा थी। तो अगर मैं आपकी एनर्जी में से, जो आपने इनटेक की थी एनर्जी में से डिमांड माइनस कर दूं, तो भाई जो बाकी की एनर्जी बची वो भी तो कहीं जाएगी ना आपकी बॉडी में। तो वो आपकी स्टोर होती है किसमें? फैट में। ठीक है। वो आपकी स्टोर होती है किसमें? फैट में। जैसे मान लो आपने 100 कैलोरी का एग्जांपल लेते हैं, 100 कैलोरीज है आपके पास। आपकी बॉडी को, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एग्जैक्ट नहीं है, आपकी बॉडी को मान लो 70 एनर्जीज की रिक्वायरमेंट थी। तो 70 एनर्जी, 70 जो कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी ने 100 कैलोरीज में से ले ली, तो बची कितनी? 30 कैलोरीज। मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं बॉडी में, लेकिन ये समझने के लिए आप समझो, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, डेप्थ में नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। तो जो ये 30 है, ये आपकी कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना आपकी बॉडी में। तो ये बॉडी में स्टोर हो जाती है किसमें? फैट में। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो ये आगे हम बताएंगे कैसे स्टोर होती हैं, अभी पहले देखो। तो ये फैट में हो जाएंगी। अब देखो, जो आपका ट्राई एसाइल ग्लिसराइड यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड है, उसका मॉलिक्यूल दिखता कैसा है? अब मैं ये आपको आगे दिखाता हूँ। देखो, ये आपके पास है ग्लिसरॉल। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है अपनी 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, उनको आइडिया होगा कुछ ना कुछ। तो ये आपका होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक टाइप का क्या होता है? आपका एल्कोहल होता है। ठीक है। ये जो OH ग्रुप है ये आपके क्या डिनोट करते हैं? एल्कोहल को। ओके। अच्छा, अब ये है हमारे पास फैटी एसिड। ठीक है। फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखे हैं बताऊंगा मैं। अब जो ये COOH, ये वाला जो ग्रुप है, अगर ये कहीं भी होता है किसी भी कंपाउंड में, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? एसिड। ठीक है। एसिड यानी कि COOH, और एल्कोहल यानी कि OH।
यहाँ पे कुछ ना कुछ और कार्बन्स होंगे और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो जिससे भी OH जुड़ जाता है वो हो जाता है अल्कोहल, और जिससे भी COOH जुड़ता है वो हो जाता है आपका क्या, एसिड। ठीक है। अच्छा, देखो, जब हमारे पास एक ग्लिसरॉल है और हमारे पास तीन फैटी एसिड है, ठीक है, तो अब देखो H2O जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो जब मैं इसमें से क्या करूंगा, जो ये आपको दिख रहे हैं OH OH, ठीक है, अगर मैं इनमें से ये हटा दूं, ये O और ये H, दो H यहाँ से निकाल दूं और एक O निकाल दूं, ठीक है, तो H2O माइनस हो जाएगा, माइनस H2O, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे O बचेगा। सिमिलरली ये एक H है, ये एक H है, दो H है, एक ऑक्सीजन है, निकाल के क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो हमारे पास ये एक बन के आता है कंपाउंड। ये जो ये वाला मेरे पास कंपाउंड है, जो ये वाला हमारे पास कंपाउंड आया है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, जो आपकी लिपिड प्रोफाइल में दिखता है आपको। अब देखो, जो ये बॉन्ड होता है, जो ये वाला बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं हम एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल किसका है, TAG का। अब देखो, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल बोल दो, ठीक है। Okay. अब देखो, ये सेम ही होते हैं, इसके नोमेनक्लेचर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप ट्राइग्लिसराइड मान के चलो, ट्राइग्लिसराइड बोल दो आप, सिंपल सी। देखो, हमने यहाँ पे तीन फैटी एसिड क्यों लिए हैं, देखो यहाँ पे तीन है, ट्राई, ट्राई, यानी कि हमने तीन फैटी एसिड लिए हैं, उसकी वजह से इस पे यहाँ पे क्या नाम आया है, ट्राई। तीन फैटी एसिड हमने यूज करे हैं, जिसकी वजह से हमने, हमारे पास क्या नाम आया है इसका, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, ट्राई क्यों आया है, क्योंकि तीन फैटी एसिड है। ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल क्यों आया है, क्योंकि हमने ग्लिसरॉल यूज किया था। समझ में आया। तीन फैटी एसिड क्यों यूज करें, क्योंकि OH OH OH, इसके पास तीन OH है, तो वाटर तीन निकालने के लिए, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत चीजें अलग होती हैं, ये मान के चलो कि तीन वाटर है, तो तीन फैटी एसिड हमें चाहिए। तो आपके पास जो ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है आपके पास। तो हमें क्या देखना है, ट्राइसाइल ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या होता है भाई, TG, ट्राइग्लिसराइड में क्या क्या होता है हमारे पास, थ्री फैटी एसिड की चेन होती है, थ्री फैटी एसिड की चेन होती है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, और ईस्टर लिंकेज होती है। ईस्टर लिंकेज किस किस के बीच में होगी, इनके बीच में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ओके, इतना ध्यान रखना, इसकी वजह से नीड नहीं पड़ेगी आपको कभी। अच्छा, अब देखो, वेयर TAGs आर स्टोर, आपकी बॉडी में मैंने बोला है कि फैट है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो आपकी, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फैट में स्टोर हो जाती हैं सारी की सारी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, अब जो आपकी बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर आप बोलते हो फैट सेल्स, फैट सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, फैट, FAT। अब जो ये फैट सेल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, ठीक है, और बोल तो एडिपोस टिश्यूज, एडिपोस टिश्यू। तो फैट सेल बोलो, एडिपोसाइट्स बोलो, या फिर एडिपोस टिश्यू बोलो, ये क्या होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ट्राइसेल, देखो, ये आपके पास क्या है, आपका फैट सेल है या फिर एडिपोसाइट है। अब इस सेल के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा क्या, TAG का मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे स्टोर हो, ये स्टोर होंगे यहाँ पे। TAG आपकी फैट सेल के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, ये देखो, ये फैट रिजर्वायर है, ये आपका जो पूरा का पूरा ये वाला, ये है, ये तो आपका फैट सेल हो गया। फैट सेल के अंदर आपकी क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड स्टोर होती है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस ट्राइग्लिसराइड को आज हम इस सेल से बाहर निकालने वाले हैं, और इस सेल से बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। देखो, आपने क्या कहा था, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिला के बनाया था, क्या हमारे पास क्या बना था, मिला के हमारे पास बना था TG, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसका उल्टा करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं, लाइपोलिसिस करने वाले हैं। ट्राइग्लिसराइड को आज हम ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं कि ट्राइएसाइल ग्लिसराइड कहाँ स्टोर होते हैं आपकी बॉडी में।
तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स में स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, एडिपोसाइट्स में स्टोर होते हैं। ठीक है? ये रहा। स्मॉलर अमाउंट में आपके लीवर और मसल्स में भी ट्राइग्लिसराइड स्टोर होती हैं। ठीक है? चलो वो छोड़ो, एक चीज़ और है, वो भी स्मॉल अमाउंट में होती है। अभी आप इसको नोटिस करो। जो मेन स्टोरेज साइट है वो है एडिपोज टिश्यू। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो एडिपोज टिश्यू पे रहने वाला है। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज़ ट्राइएसाइल ग्लिसराइल मोबिलाइजेशन। अब हम धीरे-धीरे डिटेल में जा रहे हैं। देखो, TAG mobilization, triglyceride mobilization simply means releasing stored fat from fat cells so the body can use it for energy। ये आपका फैट सेल था, एडिपोसाइट्स थे, इसके अंदर आपकी ट्राइग्लिसराइड स्टोर थी। आज हम इस ट्राइग्लिसराइड को बाहर निकालने वाले हैं। ये बाहर आ गई, फिर हम इसको किस में तोड़ेंगे? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। फिर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपकी ब्लड में जाएंगी, और अगर फिर इन चीज़ों को, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, ये आपके ब्लड में है, फिर इनको बॉडी यूज़ करेगी एनर्जी के लिए, जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? अच्छा, ये मैंने बताया फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एज टीएजीज। ठीक है? अब देखो, जब आप फास्टिंग में होते हैं, स्टारवेशन में होते हैं, या फिर क्रोनिक स्ट्रेस चल रहा है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा तक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये काम आता है प्रोसेस। व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, फास्टिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेस हार्मोन सेंड्स अ सिग्नल, द स्टोर्ड टीएजीज आर ब्रोकन डाउन। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोलिसिस। देखो, अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी मोबिलाइजेशन और लाइपोलिसिस में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है? जब ब्रेक डाउन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या निकलेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ट्रेवल्स इन द ब्लड टू टिश्यूज लाइक मसल, लिवर एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ग्लिसरॉल का भी अलग एक हिसाब होता है, मैं वो आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप फास्टिंग में होते हो, यानी कि स्टारवेशन में होते हो, स्टारवेशन में जब होते हो आप लंबे टाइम में, स्टारवेशन में जब होते हो आप लंबे टाइम में, तो आप क्या करते हो? बाहर से आप कुछ भी नहीं खा रहे, मतलब कि कम खा रहे हो, कुछ भी नहीं खा रहे, तो जो कैलोरीज हैं वो आपकी बाहर से कम है, यानी कि कार्ब्स कम है। कार्ब्स हम एग्जांपल ले रहे हैं, कार्ब्स कम है तो ग्लूकोज भी कम होगा। ठीक है? ग्लूकोज कम होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज फ्लो करता है, ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं। तो जब आप लॉन्ग टाइम से स्टारवेशन में होगे, ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल फॉल करेगा। तो आपकी बॉडी को क्या लगेगा? भाई देखो, बहुत सारा टाइम से खाना नहीं खाया, तो ग्लूकोज के लेवल फॉल हो रहे हैं मेरी बॉडी में, ग्लूकोज के जो लेवल हैं वो फॉल हो रहे हैं बॉडी में। ठीक है? अच्छा, अब आपको इतना पता होगा कि आपकी बॉडी में होता है एक पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में अल्फा बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है? अच्छा, जो पेनक्रियाज होता है वो क्या सीक्रेट करता है आपका? एक करता है इंसुलिन, और दूसरा करता है ग्लूकागोन। ठीक है? अच्छा, देखो, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल राइज होते हैं, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन सीक्रेट क्यों करता है? इंसुलिन इसलिए सीक्रेट करता है ताकि आपके जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं जो बढ़े हुए हैं, उन्हें वापस से नॉर्मल लेवल पे ला सके, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कम करना नॉर्मल तक। ठीक है? अच्छा, तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल क्या होते हैं? कम होते हैं, जैसा ये हमारा केस है। ठीक है? जैसा ये हमारा केस है, तो इस केस में क्या होगा? जो पैनक्रियाज है वो ग्लूकागोन सीक्रेट करेगा, ग्लूकागन। ठीक है? ग्लूकागन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के लेवल को जो कम है उसको नॉर्मल तक मेंटेन करना। सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंसुलिन और ग्लूकागोन का अपोजिट वर्क होता है। ठीक है? ग्लूकोज नॉर्मल, मतलब कि इसका फंक्शन अलग होता है, ये ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उसको कम करता है। ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उसको कम करता है, ताकि आपका जो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी डाउन है वो और डाउन ना हो, तो एक नॉर्मल लेवल पे आपका मेंटेन रहे। ग्लूकागोन का मतलब ये होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, कब काम आता है? जब आपका ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं ब्लड में। और ग्लूकागन कब काम आता है? जब आपके
ब्लड में लेवल कम होते हैं, यानी कि स्टार्वेशन वगैरह में ग्लूकोज के लेवल। तो हमारा केस क्या है, ये वाला। तो हम अपने केस में क्या देखेंगे, ग्लूकागोन। ठीक है, आज हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, ग्लूकागन। ठीक है, अच्छा। जब आपका स्टार्वेशन कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे चला जाता है, यानी कि क्रोनिक हो जाता है, तो बॉडी का क्या होता है, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर होती है किडनीज। किडनीज के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके अंदर होता है मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ से सीक्रेट होता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये हमारे पास दो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो हमारे केस में जब हम ट्राइसाइक्लिसराइड मोबिलाइजेशन यानी कि लाइपोलिसिस पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन, इन दोनों को फोकस करना है। इफेक्ट तो ये भी करता है नॉर एपिनेफ्रिन, पर ये कम होता है। जो मेडुला है, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, वो अप्रोक्स 80% ये सीक्रेट करती है, 20% यानी कि जो नॉर एपिनेफ्रिन है उसका अमाउंट कम होता है। तो हमें इसको फोकस करना है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन हमें आज के टॉपिक में आज टॉपिक में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन ये कहाँ से आए, एपिनेफ्रिन आया आपका एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ ऊपर, किडनीज के ऊपर टॉप। और ग्लूकागन कहाँ से आया आपका, पैनक्रियाज से। तो ये दोनों आपके किस में हेल्प करते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड मोबिलाइजेशन यानी कि लाइपोलिसिस में हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, अच्छा, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। व्हेन अ पर्सन has not eaten for some time, the body enters a fasting state. During this time, the level of glucose in the blood begins to fall because no new glucose is coming from food. ये तो सबको पता है, जब खाना नहीं आएगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा। Since the body still needs energy to function, it start using its stored energy sources. अब stored energy sources कौन सी थी, फैट, जो हमने बात करी थी। ठीक है, the first response occur in the pancreas. As blood glucose decreases, the pancreas release less insulin and more glucagon from the alpha cells. Insulin normally help store nutrients such as glucose and fat. So when insulin levels drop, storage processes slow down. At the same time, glucagon signals the body to start using stored energy. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी मैं बताता हूँ। इंसुलिन, जब आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल ज्यादा होते हैं तो पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, वो सेल्स के अंदर आपके ब्लड में, ये आपका ब्लड है, ब्लड से ग्लूकोज आपके सेल्स में भेजेगा। जब ब्लड से ग्लूकोज आपके सेल्स में आएगा तो ब्लड में कम होंगे ग्लूकोज का लेवल, तो ये आपका इंसुलिन का प्रोसेस है। तो जब आप स्टारवेशन में होंगे तो हमें ये ग्लूकोज सेल्स में कम भेजनी है, यानी कि इस प्रोसेस को हमें स्लो करना है, तो हम लेस इंसुलिन सीक्रेट करेंगे। ठीक है, ग्लूकागन इसका वाइस वर्सा होता है। ठीक है, वो सिग्नल करेगा कि भाई हाँ मेरे पास ग्लूकोज कम है, तो अब मुझे ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, स्टोर एनर्जी की तरफ जाएंगे हम। If blood glucose continues to fall, the sympathetic nervous system become active. This stimulates the adrenal medulla to release epinephrine, adrenaline. ठीक है, एड्रेलिन इसको बोलते हैं, into the bloodstream. Both glucagon and epinephrine plays important role in helping the body obtain energy during fasting. ये सबको समझ में 3 पॉइंट है, ये आप पढ़ लेना। देखो ये मैंने बताया, ये आपका पेनक्रियाज है। ठीक है, ये पेनक्रियाज ने क्या सीक्रेट करा, आपका ग्लूकागन। ग्लूकागन आपकी ब्लड में आया, ये यहाँ पे किडनी है, किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड हमने थोड़ा सा बड़ा करा, ये इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, मेडुला। और ये आउटसाइड वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ से रिलीज होगा आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि अमाउंट कम होता है, तो हम एपिनेफ्रिन को फोकस करेंगे। और ग्लूकागन को, ये आपके ब्लड में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, ओके, चलो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, फास्टिंग, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, टू हार्मोन इंक्रीज इन द ब्लड, ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन। दीज हार्मोन ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू एडिपोसाइट्स, फैट सेल। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ये हमारी कहाँ जाएंगे, आपके फैट सेल, फैट फैट सेल एडिपोसाइट। क्योंकि भाई देखो हमारे हमें ट्राइग्लिसराइड ब्रेक डाउन करना है ना। ट्राइग्लिसराइड किसके अंदर होते हैं, फैट सेल के अंदर। ये ट्राइग्लिसराइड, ये आपका फैट सेल।
तो ये यहाँ पे ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन यहाँ पे बाहर खड़े हैं अभी, वेट कर रहे हैं फैट सेल के बाहर। अच्छा, अब आगे देखो प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझना। चलो मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। यहाँ देखो, देखो ये है आपका एडिपोसाइट। एडिपोसाइट, एडिपोसाइट को क्या बोलते हो आप? फैट सेल, ठीक है। और एडिपोस टिश्यू भी बोल सकते हो जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। ये हो गया आपका एडिपोसाइट फैट सेल। एडिपोसाइट के अंदर क्या होते हैं आपके? ट्राइग्लिसराइड। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड आपका बैठा हुआ है, हमें इसको ब्रेक करना है किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ठीक है। अच्छा, अब देखो एपिनेफ्रिन और आप ये आपके इन द ब्लड, ये आपका ब्लड है, ठीक है। तो इन द ब्लड आपके एपिनेफ्रिन है और हमारे पास जो दूसरा था ग्लूकागॉन है, तो हम एपिनेफ्रिन कंसीडर कर रहे हैं अभी। अब देखो, जो ये आपकी बाउंड्री होती है ना फैट सेल की, इसके ऊपर होता है एक रिसेप्टर, ठीक है। इसको जी कपल रिसेप्टर भी आप बोल सकते हो, मैंने टेक्स्ट में लिखा है, जब पढ़ूंगा अभी तुम समझो। जो ये रिसेप्टर होता है, ये क्या करता है, जो आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो रिसेप्टर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। ऐसे 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 ये जो रिसेप्टर है, ये ऐसे ऐसे से क्या करता है, सेल वॉल में इंसर्शन, मतलब कि क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ, इतना आपको जरूरत नहीं है, मैं जो ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा वो पढ़ना। एपिनेफ्रिन आया, अभी बाहर खड़े हैं सेल के, ये गए भाई रिसेप्टर के पास, तो रिसेप्टर से ये क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। ये हो गया आपका रिसेप्टर, और ये आपके 7 टाइम ये हो गए, और एपिनेफ्रिन आपका ये हो गया। तो एपिनेफ्रिन इससे बाइंड हो गया रिसेप्टर से। बाइंड होने के बाद क्या होगा? बाइंड हो गया, सिग्नल जाएगा अंदर, सिग्नल सेल के अंदर गया, सिग्नल सेल के अंदर से क्या होगा? जो आपका साइक्लिक एएमपी है, उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ेगी। साइक्लिक एएमपी की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर बढ़ेगी। उस साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? ये जो साइक्लिक एएमपी, ये किसको एक्टिवेट करेगा? एक एंजाइम है, प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिव करेगा। प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक अलग एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसको बोलते हैं हम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये ये फॉस्फोरस ग्रुप है, ठीक है। आप एचएसएल याद रखो, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो क्या हुआ हमारे पास? एपिनेफ्रिन था, एपिनेफ्रिन ने क्या करा? रिसेप्टर पे गया, रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, रिसेप्टर ने क्या किया? साइक्लिक एएमपी की जो उसकी कंसंट्रेशन सेल में बढ़ा दी। साइक्लिक एएमपी ने क्या किया? प्रोटीन काइन पीके को क्या करा? एक्टिवेट किया। पीके ने क्या किया? हमारा जो एचएसएल है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है, उसको क्या करा? एक्टिवेट किया। अब जो ये एचएसएल है, ये आगे क्या करता है? ये अब आगे हम देखेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। ये इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी ट्राइग्लिसराइड होती है, टीजी होती है, उसमें क्या होता है? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3। तो ध्यान रखना कि मान लो ये ग्लिसरॉल, ये तो सबसे पहले कार्बन नंबर 1 से फैटी एसिड टूटेगा, फिर का नंबर 2 और 3 से टूटेगा। तो ये 1 बाय 1 टूटते हैं, ना कि एक साथ। जब आप क्या करोगे, जब ये आप हटाओगे, फैटी एसिड 1 आपने रिमूव कर दिया, तो अब हमारे पास कितने फैटी एसिड बचे? 2। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डाइग्लिसराइड। भाई 3 से 2 हो गए ना, ये 3 थे, यहाँ पे 2 हो गए, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ठीक है। फिर हम दूसरा भी हटाएंगे, दूसरा हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? मोनोग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड। तो देखो, जो ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है, ये क्या कर रहा है आपका? डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर रहा है, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर रहा है। अब चलते हैं थ्योरी पे, इतना समझ में आ गया? देखो, ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन बाइंड टू जीएस कपल रिसेप्टर ऑन द एडिपोसाइट मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था, these receptors are called 7 pass receptors because they pass through the membrane 7 times, ठीक है। this activate a protein inside the cell called GS protein। ये GS प्रोटीन आप याद कर लो, GS प्रोटीन एक्टिवेट करता है। the activated GS protein stimulates an enzyme called adenyl cyclase।
ठीक है। अब जो एडिनिलाइल साइक्लेज होता है, ये क्या करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन फिर बढ़ेगी। तो मैंने ये आपको डायरेक्ट बताया था, आप डायरेक्ट याद कर लो, इतनी डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्या हुआ भाई, आपके हॉर्मोन्स आए, एपिनेफ्रिन मान लो, ये रिसेप्टर से बाइंड करे, रिसेप्टर आपका क्या होता है, 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, उसकी आपको जरूरत भी नहीं है। रिसेप्टर आया, रिसेप्टर ने क्या किया, साइक्लिक एएमपी की जो कंसंट्रेशन हुई सेल में, वो बढ़ी। ठीक है, इतना याद करो। और इसके बीच में भी आप, अगर आपको स्टेप करना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर के बाद क्या होगा, आपका जीएस प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जीएस प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद आपका एडिन एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। एडिनिलाइल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी, आपके पास एटीपी है, एटीपी को किस में कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी में, फिर कंसंट्रेशन मिलेगी। तो आप इसको याद रखो, एपिनेफ्रिन, रिसेप्टर और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन साइक्लिक एएमपी लेवल इंक्रीज, इट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम। मैंने आपको बताया था प्रोटीन काइनेज ए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉस्फोरोलाइट्स, फॉस्फोराइलेट्स, फॉस्फोराइलाइट्स बोल दो या फिर एक्टिवेट्स बोल दो, एक्टिवेट बोल दो, आप आपके लिए इजी पड़ेगा। जो केमिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है, उनको पता होता है फॉस्फोराइलेट्स का मतलब एक्टिवेट होता है, तो आप कुछ भी बोल लो, तो आप एक्टिवेट बोल दो, सिंपल सी बात है। एक्टिवेट सर्टेन प्रोटीन, वन ऑफ द मेन टारगेट इज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ठीक है, एचएसएल मैंने आपको बताया था, टी से डाई बनता है, फिर मोनो बनता है, फिर मोनो आपका किस में बनता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका यूज होता है एचएसएल। ठीक है। अच्छा देखो, जब एक्टिवेट हो जाते हैं प्रोटीन, लाइपेज बिगेन ब्रेकिंग डाउन द स्टोर्ड ग्लिसराइड। ठीक है। स्टेप वन, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज रिमूव्स वन फैटी एसिड फ्रॉम टीएजी फ्रॉम कार्बन नंबर वन। ठीक है, ये आ गया टीएजी डीएजी। तो आप अगर ये भी याद नहीं करोगे ना कि यहाँ पे यूज होता है, सिंपल सी बात होगी कि कुछ क्या होते हैं, आपके पास प्रोटीन होते हैं, लाइपेसेस होते हैं, वो आपका ब्रेक डाउन करवाते हैं, ट्राई से डाई, डाई से एन, मोनो। ठीक है। तो सबसे पहले हम मैंने बताया था कार्बन नंबर वन से एक फैटी एसिड टूटेगा। ठीक है, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड से डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया। फिर जो अदर लाइपेसेस जाएंगे यहाँ पे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रिमूव अदर फैटी एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल एट कार्बन 2 and 3। तो क्या होगा, डीएजी से एमएजी, डाई से मोनो बनेंगे, यानी कि एक। ठीक है। फिर मोनो को हम किस में तोड़ेंगे, ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में। ठीक है। तो हम क्या करें, देखो, ये वाला फैटी एसिड पहले टूटेगा। ठीक है, लाइपेज कुछ एक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ एंजाइम एक्ट करेंगे, जो हमने एक्टिवेट की, जो हमारे प्रोटीन काइनेज ने एंजाइम्स एक्टिवेट करे थे, प्रोटीन जो हमारे लाइपेज कुछ एक्टिवेट करे थे, तो कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा। फिर ऐसे कर करके हमारे पास 3 फैटी एसिड अलग अलग हो जाएंगे, और ये हमारे पास ये एक पूरा ग्लिसरॉल हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, देखो, ट्राइग्लिसराइड ये एसीटीएल है। ठीक है। फिर एसीटीएल की हेल्प से ये डाइग्लिसराइड बनेगा। डाइग्लिसराइड की डाइग्लिसराइड फिर एचएसएल होगा, यूज होगा, फिर एचएसएल से मोनोग्लिसराइड बनेगा। फिर आगे किसी एंजाइम की हेल्प से एमसीएल, एमसीएल इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप छोड़ सकते हो, आप सिंपल ओवरव्यू देखो। जब आप कुछ इन डेप्थ पढ़ोगे ना, मैं इन डेप्थ और वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए कि भाई हाँ हमें रिएक्शंस भी पढ़नी है, तो रिएक्शंस भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एज ए न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सब की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल देखो, ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड से आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फिर ये आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपके ब्लड में आ जाएंगे, फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, फिर वो एनर्जी के लिए यूज होंगे। जरा समझ में आ गया। ठीक है। ओके, तो देखो, सिंपल सी बात देखो, दोबारा से देख बताता हूँ। आपके पास एपिनेफ्रिन था, एपिनेफ्रिन आपके फैट सेल के बाहर था, फैट सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर से इन्होंने कनेक्ट किया, रिसेप्टर से इन्होंने कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जो सेल के अंदर था, साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ गई। साइक्लिक एएमपी ने क्या किया, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को, पीके को एक्टिवेट किया। पीके ने डिफरेंट टाइप के लाइपेसिस को एक्टिवेट किया, सबसे इंपॉर्टेंट है एचएसएल, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ठीक है, एक्टिवेट किया। फिर क्या होता है, फिर आ, आगे जो हमने ये यूज किए थे ACTL HSL, जो ये हमारे पास पीके एंजाइम एक्टिवेट्स करता है, तो ये कहाँ यूज होते हैं, इनमें। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड से एक फैटी एसिड जाएगा, डाई बनेगा, दो रह जाएंगे, फिर अलग जाएगा, मोनो बनेगा, फिर मोनो हमारी किस में टूटेगा, किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। इतना समझ में आया। ओके।
ठीक है। अच्छा, अब जो ये ग्लिसरॉल बने हैं आपके पास और फैटी एसिड है, अब इनका आगे क्या होगा वो देखने वाले हैं। डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन आगे की रिएक्शंस अलग होती हैं, उनकी सेपरेट वीडियोज़ आएँगी। सबसे पहले देखते हैं ग्लिसरॉल का। ये हमारे पास है, हमारे पास ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स आ गए। अब फेट ऑफ ग्लिसरॉल देखो, जो ग्लिसरॉल है ये आपके ब्लड में ट्रैवल करेगा, एडिपोज टिश्यू से बाहर आएगा, ग्लिसरॉल ब्लड में ट्रैवल करेगा। अब इस ग्लिसरॉल का क्या होगा आगे? ये क्या जा सकता है? ये लीवर में जा सकता है। लीवर के सेल्स को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हो सकता है? ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज़ को हम पाइरूवेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो सकता है, टू मेक ग्लूकोज़। भाई ग्लूकोज़ ही तो चाहिए था हमें, क्योंकि एनर्जी हमारी हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल कम थे। ग्लूकोज़ के लेवल कम थे, हमें तो ग्लूकोज़ ही चाहिए था ना, ठीक है? तो ये जी सिंथेसिस टू फॉर्म न्यू फैट, ये दूसरा एक आप समझ लीजिए व्यू है कि हम इसको टीएजी सिंथेसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा जो फोकस है, वो क्या है? टीएजी को ब्रेक करना है। ये होता है लेकिन अलग केस में होता है। तो अभी आप देखो कि हमें टीएजी को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे-कैसे मिल सकती है? हमें ग्लिसरॉल से मिलेगी। ग्लिसरॉल से ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर को जा सकता है, जो हमें ग्लिसरॉल मिला है लीवर के अंदर। ठीक है? अब आते हैं फेट ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का क्या यूज़ होगा? अब देखो, जो आपकी ब्लड है, ठीक है? ब्लड में आपका जनरली होता है वाटर, क्योंकि ब्लड आपका लिक्विड होता है। अब जो फैट्स होती हैं वो आपकी पानी में तो घुलती नहीं है। आप कोई ऑयल डालोगे वाटर में तो वो ऊपर फ्लोट करता है, घुलता तो है नहीं। सिमिलरली केस है फैट का। फैट आपके ब्लड में डिसॉल्व तो होती नहीं, तो आपकी जो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे। प्लाज्मा प्रोटीन में एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। तो इस फैट को ट्रेवल करना है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बॉडी में, तो ये क्या करता है? ये एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है फैट। ये एल्ब्यूमिन है, ये इस पे चिपक गई। अब ये पूरा का पूरा ट्रेवल करता है ब्लड में, फिर ये आसानी से ट्रेवल कर सकता है। इसको बोलते हैं हम फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फैटी एसिड आर नॉट soluble in water, so they must travel bound to a transport protein called albumin, where fatty acid can be used. देखो, many tissues can take up these fatty acid and use them for energy through oxidation। ठीक है? इंपॉर्टेंट टिश्यू इंक्लूड, देखो जो आपकी फैट है वो यहाँ फैटी एसिड यहाँ यूज हो सकते हैं आपके। देखो, अब ये सेल्स हैं, इनके अंदर जो फैटी एसिड है उनका होता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन, देखो ग्लिसरॉल से तो हमें पता कर दी कि एनर्जी कैसे मिलेगी, ग्लाइकोलिसिस से मिल सकती है, या फिर ग्लूकोनियोजेनिस से हम क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज बना सकते हैं। फिर ग्लूकोज से हम फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो होगा ग्लिसरॉल का एनर्जी से कनेक्शन। अब फैटी एसिड का कैसे एनर्जी से कनेक्शन होगा? फैटी एसिड आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में गई, इन सारी सेल्स में। अब इन सेल्स के अंदर होगा इन फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है? तो यही था हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राइसाइक्लिसराइड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम जो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी थी ना, देखो ये रहा लाइपोलिसिस, ये फ्री फैटी एसिड गए, ग्लिसरॉल आया, फ्री फैटी एसिड एल्बुमिन से क्या हुए? बाइंड हुए, कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर ये कॉम्प्लेक्स आपका ट्रेवल करता है, ये लीवर में जा सकता है ग्लिसरॉल, बाकी आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जा सकता है बॉडी में। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड वर्सेस लिपोलिसिस। देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये आपका पावर प्लांट है, ये रहा। ठीक है? थर्मल पावर प्लांट है। अब आप इस पूरे को क्या बोलते हो? थर्मल पावर प्लांट। तो ये पूरा हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ टीएजी, पूरा प्रोसेस। अब इसके अंदर जो मेन काम कर रहा है वो तो ये कर रहा है ना, फर्नेस आपकी, जहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है। ये तो सॉरी, ये तो धुआं, ये तो वो है एग्जॉस्ट मान लो आप एक तरीके को। इस पूरे थर्मल पावर प्लांट में एक फर्नेस होगी कहीं न कहीं। यहाँ हो जहाँ भी होती है, उस फर्नेस में मेन काम हो रहा होता है, जो आपका वो है फ्यूल है उसको बर्न किया जाता है, ताकि उससे हमें एनर्जी मिले। तो जहाँ पे भी ये हो रहा होगा ना, वो मेन प्रोसेस है। पूरा थर्मल पावर प्लांट तो पूरा है ही है, लेकिन उसके अंदर जो मेन प्रोसेस हो रहा है वो तो ये हो रहा है ना, ये रिएक्शन हो रही है मेन। तो ये होती है आपकी लिपोलिसिस। तो मोबिलाइजेशन और प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है लाइपोलिसिस। और ये वाली रिएक्शन कौन-सी होती है? ब्रेक डाउन वाली, जिसमें हम टीजी को ब्रेक डाउन करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है? ये वाली।
इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लाइपोलिसिस। तो डिफरेंस क्लियर हुआ? जो मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड ग्लिसरॉल्स है वो तो एक ओवरव्यू टर्म है, ऊपर से देख रहे हैं हम बर्ड्स आई व्यू। फिर उसके अंदर एक जो मेन रिएक्शन है उसको बोलते हैं हम लाइपोलिसिस। ठीक है? अब देखो हमने क्या-क्या पढ़ा था आज। हमारे पास क्या होते हैं, टीजीज़ होते हैं, जो कि किससे बनते हैं हमारे पास? ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से, ठीक है? अब हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं यानी कि लाइपोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का भी मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। जब आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी यानी कि स्टार्वेशन जैसी कंडीशंस में, तो ग्लिसरॉल आपका कैसे जाएगा? लीवर में जाएगा और वहाँ पे ये क्या कर सकता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्ट ले सकता है और ग्लाइकोलिसिस में पार्ट ले सकता है। यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। फैटी एसिड का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाएँगी, वहाँ पे इनका क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगी। बीटा ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलेगी। तो एंड पार्ट हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यहाँ से भी मिल रही है और एनर्जी हमें यहाँ से भी मिल रही है, ठीक है? अब जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा कहाँ पे होता है? एडिपोसाइट में यानी कि फैट सेल में। ये आपकी फैट सेल है और ये आपका क्या है हमारे पास? ट्राइएसाइल ग्लिस ये क्या? टीजी, ठीक है? टीजी हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे रिसेप्टर है, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स आएँगे, यहाँ से क्या होगा? साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, प्रोटीन काइनेज डिफरेंट लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, मेन है यहाँ पे एचएसएल, फिर क्या एचएसएल होगा, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगी जिससे कि सबसे पहले ट्राई से डाई बनेगा, डाई से मोनो बनेगा और फिर मोनो से क्या बनेगा आपके पास? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्ट समरी ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, क्रीनो डॉट एक्सप्लेन्स, ठीक है? और आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।